हेलो एवरीवन, कैसे सभी। तो बच्चों हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन में हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट में हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो बटी हुई है। यूनिट वाइज हमारा रिवीजन रहेगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहली जो यूनिट है वो नेशनल इनकम, जहाँ से आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है। सेकंड जो यूनिट है वो आ जाती है आपकी मनी एंड बैंकिंग, जहाँ से 6 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई वाली, जहाँ से 12 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। फोर्थ गवर्नमेंट बजट जो आपका 6 मार्क्स का पेपर में वहाँ से क्वेश्चन आता है। फिफ्थ जो आ जाती है आपकी वो आ जाती है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट वाली, जहाँ से भी कितने मार्क्स का पेपर आता है, 6 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टोटल आपके 40 मार्क्स की आपकी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स रहती है। तो इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे यूनिट वाइज, जितनी भी वीडियो आएंगी, 5 ही वीडियो आएंगी, 5 यूनिट है। अगर आपने सारी वीडियो को अगर ध्यान से देख लिया तो 35 प्लस आपका स्कोर बड़े इजीली हो जाएगा। 35 से नीचे नहीं रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बच्चों क्या पढ़ते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, तो मैक्रो का मतलब ही हो गया बड़ा। मैक्रो का मतलब क्या होगा, बड़ा। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो पूरी इकोनॉमी के लिए सामने जो प्रॉब्लम आती है उसको हम उसकी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो उसमें बेसिकली हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, नेशनल इनकम, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता ही होगा ये सारी चीज़ें हमें लोग उसमें यूज़ तो करते हुए आ रहे थे। तो पहली जो यूनिट है हमारी वो है नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं थियोरटिकली और कुछ न्यूमेरिकल भी आपके यहाँ से आते हैं नेशनल इनकम के, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ रिवीजन पर्पज़ से ये वीडियो बन रही है। तो इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है बच्चों, यहाँ पर उसकी 2 कैटेगरी बनाएगी। पहली कैटेगरी में हम फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड कैटेगरी में हम कंजप्शन गुड्स, जिसको हम कंज्यूमर गुड्स भी बोलते हैं, कैपिटल गुड्स, ये 2 गुड्स, इनके बारे में भी यहाँ से पेपर में क्वेश्चन 101% आता है। तो जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका ये है फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। यहाँ से 101% पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, दोनों के बीच में डिफरेंस। या क्वेश्चन में दे देता है कि कोई एग्जाम्पल दे देगा, 2-3 एग्जाम्पल दे देगा, पूछ लेगा कि भाई ये कौन सा गुड है, फाइनल है या इंटरमीडिएट है, विद रीज़न आप उनको एक्सप्लेन करो। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम रिवीजन डिफरेंस इनका देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है, तो पहला देखो इंटरमीडिएट और फाइनल गुड दोनों के बीच में डिफरेंस। तो फाइनल गुड क्या है और इंटरमीडिएट गुड क्या है। देखो इंटरमीडिएट गुड, दीज गुड मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन के लिए ऐसे वे सभी वस्तुएं जिनका आप कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर रहे हो, तो वे सारी वस्तुएं जिन वस्तुओं के बगैर आपका प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो वे सारे गुड्स इंटरमीडिएट गुड है। तो फाइनल गुड कौन से होंगे, तो वे सारे गुड जिनका आप एज अ रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर सकते, कच्चे माल के रूप में प्रयोग जिन वस्तुओं का नहीं किया जा सकता, वे सारी वस्तुएं फाइनल गुड होती हैं। एक बार पहले ये सारे डिफरेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि भाई एक एग्जांपल से सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियरफाई करेंगे। देखो इंटरमीडिएट गुड वे वस्तु होती है जो रीसोल्ड होती रहती हैं। एक से एक ने खरीदी, प्रॉफिट लिया, दूसरे को बेच दी, दूसरे ने भी प्रॉफिट के चक्कर में तीसरे को बेच दी, तीसरे ने प्रॉफिट के चक्कर में चौथे को बेच दी। तो जब तक चीज़ें बिकती रहेंगी, रीसोल्ड होती रहेंगी, तो वो इंटरमीडिएट गुड रहेंगी। और जब रीसोल्ड होना बंद हो जाएंगी तो वे कौन सी गुड हो जाएंगी, फाइनल गुड। अगला देखो, जब भी वैल्यू जो चीज़ है वो रीसोल्ड होगी, जैसे एक ने 10 रुपये की खरीदी तो अपना प्रॉफिट ऐड करके कितने में बेचेगा, वो 12 में बेचेगा। और 12 वाला 3 रुपये का प्रॉफिट ऐड करके कितने में बेचेगा, 15 में बेचेगा। तो जब भी चीज़ें रीसोल्ड होंगी तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, वो ऐड होती रहेगी। तो इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू है वो ऐड होती रहती है, और फाइनल गुड की जब रीसोल्ड ही नहीं होती तो वैल्यू भी ऐड नहीं होती। दूसरा, इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो किया गया खर्चा है बच्चों, वो आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन कहलाता है या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहलाता है। और फाइनल गुड के ऊपर जो किया गया खर्चा है आपका, वो फाइनल एक्सपेंडिचर कहलाता है। दूसरा देखो, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूज़र। जो प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही रहती हैं, तो उन और ये अंदर रहती हैं, तो जो प्रोडक्शन लाइन के, तो फाइनल गुड क्या रहेंगी, कहाँ रहेंगी, ये आउटसाइड रहेंगी, आउटसाइड द प्रोडक्शन लाइन।
इनसाइड वाली को हम इंटरमीडिएट और आउटसाइड वाली को हम फाइनल गुड बोलते हैं। दूसरा, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इन वस्तुओं को हम नेशनल इनकम के एस्टीमेट में शामिल नहीं करते इनकी वैल्यू को। तो किन की वैल्यू को शामिल किया जाता है, तो फाइनल गुड की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। अब देखो ये पॉइंट एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जितने भी हमने ये पॉइंट पढ़े यहाँ पर ये कैसे कैसे यूज़ होते हैं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फार्मर है, एक फार्मर खेती करता है, खेती करने के बाद उसने क्या उगाया, गन्ना उगाया। तो इसने जो बीज वगैरह यूज़ किए थे वो उसके लिए क्या थे, इंटरमीडिएट गुड थे। तो फाइनल गुड इसके लिए क्या निकल के आया, गन्ना। लेकिन उस गन्ने को एक परचेज कर लिया गया एक शुगर मिल के द्वारा, एक मिल वाले ने गन्ने को परचेज कर लिया, उससे क्या बना दी उसने, शुगर बना दी, शुगर। अब देखो मिल वाले के लिए गन्ना क्या है, गन्ना है इसके लिए इंटरमीडिएट गुड है, और शुगर उसके लिए क्या हो जाएगी, फाइनल गुड। लेकिन उस शुगर को एक दुकान वाले ने खरीद लिया, एक दुकान वाले ने शुगर को खरीद लिया और एक जूस वाले को बेच दिया। तो इसने शुगर खरीदी तो शुगर इसके लिए क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड होगी, और इसने जूस वाले को बेच दिया तो जूस वाले के लिए मतलब इसने इंटरमीडिएट गुड है, और जूस वाले ने उसको जूस में डाला और एक व्यक्ति को बेच दिया। तो बच्चों ये देखो यहाँ तक सारी चीज़ें वो क्या हो रही थी, चीज़ें हर कोई उसको क्या कर रहा था, रीसेल कर रहा था, तो उनकी वैल्यू भी ऐड हो रही थी और उनका एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है। जब इसने जूस बनाया और इस व्यक्ति ने उस जूस को पी लिया तो अब ये उसको आगे बेच नहीं रहा, उसके रीसोल्ड नहीं हो रही चीज़ें, वैल्यू भी ऐड नहीं हो रही, और ये सारी चीज़ों का यहाँ पर रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा था। अब इसके लिए उसका कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ नहीं है। जैसे आप जो कॉपी पेन लेकर अभी पढ़ रहे हो, तो जो आपके जो इस पेन का यूज़ कर रहे हो अभी आप उस पेन को बेचोगे नहीं, रीसेल करने के पर्पज़ से नहीं खरीदा, आपने उसको यूज़ करने के पर्पज़ से खरीदा। तो ऐसी सारी वस्तुएं जिनको हम रीसेल सोल्ड नहीं कर सकते, तो वे फाइनल हैं, रीसेल होंगी तो इंटरमीडिएट, रीसेल होंगी तो वैल्यू ऐड होंगी, प्रॉफिट लेने के लिए तो वैल्यू बढ़ा के बेचोगे, और जिनकी नहीं कर पाओगे तो वो आपकी फाइनल होंगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने पढ़ा। सेकंड जो है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हम लोग पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर कंजप्शन गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, कंजप्शन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं और उपभोग वस्तुएं। तो इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया। तो पहली कैटेगरी है आपकी, वो आ जाती है आपकी ड्यूरेबल गुड्स। वो क्या आ जाती है आपकी, ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल गुड्स बच्चों कौन से गुड होते हैं, तो वे सारी वस्तुएं जिनका आप सेवरल ईयर्स तक प्रयोग करते हो, यूज फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जिनका प्रयोग किया जाता है, वे वह सारी वस्तुएं आपकी ड्यूरेबल गुड्स कहलाती हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल अगर लें तो टीवी, रेडियो, कार, एक बार खरीद लेते हो, लंबे समय तक आप इनका यूज़ करते रहते हो, तो ये सारी वस्तुएं कौन सी आ जाएंगी, ड्यूरेबल। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक अगर आप यूज़ ना करो तो वे कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, सिर्फ 1-1.5 साल तक, जिनका आप कई सालों तक लगातार प्रयोग नहीं करते, जो लगभग 1 साल तक के लिए रहते हैं, लगभग 1 साल तक ही जिनका प्रयोग करोगे तो उनको आप क्या बोलोगे, सेमी ड्यूरेबल, अर्ध टिकाऊ। हिंदी में इनको टिकाऊ वस्तुएं, ये अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल लें जैसे क्लोथ्स, कपड़े वगैरह, फर्नीचर, तो ये एग्जाम्पल हैं। क्रोकरी वगैरह के आइटम्स कुछ एक्सेट्रा, ये आइटम आपके किस में आ जाते हैं, सेमी ड्यूरेबल में। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स, जिनका एक ही यूज़ होता है, दूसरा यूज़ आप लोग नहीं कर पाते, सिर्फ एक ही यूज़ हो पाएगा, सेकंड यूज़ नहीं हो पाएगा। जैसे जितने भी खाने पीने की चीज़ें वस्तुएं हैं, है ना, जैसे आप कुछ खाने पीने का सामान लेके आए खरीद के, तो एक बार खा लिया बस ख़त्म मामला, कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो वो आपके सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स आ जाते हैं, जिनका एक ही यूज़ होता है। देखो कई सालों तक यूज़ ड्यूरेबल, 1 साल के लिए यूज़ सेमी ड्यूरेबल, एक ही प्रयोग होगा, सिर्फ एक ही यूज़ होगा, एक ही बार में होगा, वो सिंगल यूज़ नॉन ड्यूरेबल। और दूसरा ऐसी चीज़ें खरीदी आपने जो किसी को आप दिखा नहीं सकते, सर्विस। तो 2 ही तरह के आइटम होते हैं, गुड्स और सर्विस। गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विस इंटेंजिबल। गुड्स को आप विजिबल देख सकते हो, सर्विस को आप देख नहीं सकते। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, लॉयर के पास जाते हो, है ना, और घर में जो नौकरानी आती है वो काम करने, है ना, जो कोई भी नौकर आता है वो काम करके जाता है। तो सर्वेंट की जो सर्विस है, डॉक्टर की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, ये आपकी क्या जाती है, नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि जिनको हम क्या बोलते थे, सर्विसेज। अगला कैपिटल गुड्स।
तो बच्चों ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ से कई बार थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आया आपका। तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? तो बच्चों कैपिटल गुड्स, दीज गुड्स आर फिक्स्ड असेट्स ऑफ अ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर के लिए ये क्या होती हैं? फिक्स्ड असेट्स होती हैं। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या है? एक बार पैसा लगा दिया, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिक्स्ड पैसा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीन आपकी कह सकते हो, इसमें मशीन आप वो कैपिटल गुड्स हो जाएगी प्रोड्यूसर के लिए। तो देखो इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है बच्चों, देखो एक बार बात करें, दो ही तरीके का आइटम ये होते हैं इंसान, एक है कंज्यूमर, एक क्या होता है? कंज्यूमर। दूसरा कौन है? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर चीज़ों का यूज़ करता है तो वो क्या होते हैं? कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर जिन चीज़ों का यूज़ करता है वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। और प्रोड्यूसर गुड्स में एक कैटेगरी है जिसमें हम लोग क्या बोल देते हैं? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स। तो प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी गुड यूज़ किया जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे? कैपिटल गुड्स। देखो दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स। ऐसा नहीं है कि भाई इन गुड्स को उठा लाए, एक ही यूज़ करके हमने छोड़ दिया। तो प्रोड्यूसर ऐसी वस्तुओं को खरीदे जो एक बार खरीद ली फिर कई सालों तक उसका यूज़ करता रहे, तो वो कैपिटल गुड्स होंगी। जैसे प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल भी लाता है, क्या लाता है? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को हम कैपिटल गुड्स नहीं कहेंगे क्योंकि उसका एक ही यूज़ होगा, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हो जाएगा वो। ऐसे दीज गुड्स आर हाई वैल्यू, इनकी गुड्स की वैल्यू क्या रहती है? हाई रहती है। दूसरा, यूज़ ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू बी डेप्रिशिएट। बिल्कुल सही, जैसे हमने एग्जांपल लिया था मशीन। अगर आप मशीन परचेज करके लाते हो तो अगर आपने मशीन एक 20 लाख रुपए की परचेज कर ली, आज परचेज़ की है ये, और ये मशीन परचेज़ की थी मान लिया 2015 में परचेज़ की थी, आज है सन 2024, तो 8 साल तक उसका लगातार यूज़ कर रहे हो, तो जितने की 20 लाख की उसकी वैल्यू थोड़ी रहेगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, घिस जाएगी, क्योंकि इसकी लगातार आप उससे प्रोडक्शन कर रहे हो, उसका यूज़ करते रहो। तो कैपिटल गुड्स का क्या होता है? डेप्रिशिएशन होता है। तो कैपिटल गुड्स क्लियर हो गए होंगे। तो यहाँ से एक बेसिकली कुछ टर्म यूज़ होती हैं जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। वो क्या आता है आपका यहाँ से कि भाई जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा था हमने मशीन। क्या एग्जाम्पल लिखा था? मशीन। तो पहला ये आता है कि भाई क्या सारी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? ऑल मशीन आर कैपिटल गुड्स और नॉट? तो नहीं बच्चों, सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती। ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी मशीनें कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि मशीनों का यूज़ डिसाइड करेगा, यूज़ कौन कर रहा है। अगर उन मशीनों का यूज़ अगर हाउस होल्ड हो रहा है, घर में हो रहा है, अगर एक हाउसवाइफ या हाउस में उसका यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर वो कंज्यूमर गुड्स कहलाई जाएगी। लेकिन वही मशीन का यूज़ किसी फैक्ट्री में हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो वहाँ पर वो क्या कहलाएगी? कैपिटल गुड्स कहलाएगी। वहाँ पर क्या कहलाएगी? कैपिटल गुड्स कहलाएगी। ऐसे ही एक दूसरी टर्म यूज़ होती है, वो पूछा जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कि भाई कैपिटल गुड्स किसके गुड है, कौन यूज़ करता है? तो प्रोड्यूसर यूज़ करता है। तो क्या जो प्रोड्यूसर यूज़ करता है वे सारे गुड कैपिटल होते हैं? तो नहीं। तो क्या होगा कि ऑल कैपिटल गुड्स, all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods। कि जो कैपिटल है वो तो सारे प्रोड्यूसर के हैं, बट सारे प्रोड्यूसर के गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते क्योंकि उसमें वो रॉ मटेरियल वगैरह का भी यूज़ करता है। क्लियर है? तो बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम पढ़ते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं, देखो क्या होता है कंज्यूमर। एक कौन है? कंज्यूमर है। कौन कंज्यूमर? एक बार कलर चेंज करते हैं, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर जो खर्चा करता है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? कंजप्शन। दूसरा कौन है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो खर्चा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब कंज्यूमर तो जो पैसा ले आया था घर से, उसने वो पैसा खर्च कर दिया सारा का सारा, उसकी वो रिकवरी नहीं कर पाएगा, उससे वो सेटिस्फैक्शन ले लेगा। जो कंज्यूम किया उससे वो क्या कर लेगा? सेटिस्फैक्शन ले लेगा। लेकिन प्रोड्यूसर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद उस पैसे से वो क्या कमाता है? प्रॉफिट। चाहे भले ही उसको लॉस भी हो जाए, उस पैसे को क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है अपना। तो जो प्रोड्यूसर का खर्चा होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और कंज्यूमर का जो खर्चा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? कंजप्शन बोल देते हैं। तो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। जैसे 10 रुपये लगाए, यहाँ कहीं पर 10 लाख रुपये लगाए था और 10 लाख के उसने कितने बना दिए? 12 लाख रुपये बना दिए।
तो जो कैपिटल लगाई थी 10 लाख रुपए की, उसमें उसने क्या कर दिया, उसको बढ़ा दिया, कैपिटल का फॉर्मेशन कर दिया, कैपिटल का निर्माण कर दिया। तो वही चीज़ें यहाँ पर है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन, जो कैपिटल का क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन करता है। और अ प्रोसेस डेट इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, जो हमारी जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जैसे 10 लाख से 12 लाख रुपए का। क्लियर है यहाँ पर। तो इन्वेस्टमेंट जो है दोस्तों वो दो टाइप का बटा हुआ है, कि पहला है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है, एक बार कर दिया इन्वेस्टमेंट, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, मशीन के ऊपर किया गया खर्चा, लैंड के ऊपर किया गया खर्चा, बिल्डिंग के ऊपर किया गया खर्चा, वो आपका क्या कहलाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जो स्टॉक गोदाम में माल रखने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, उस खर्चे को हम क्या बोल देते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। चलो चलो बच्चों, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, जो इकोनॉमी है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। पहला जो आ जाता है आपका, वो आ जाता है आपका हाउस होल्ड। पहला क्षेत्र जो आ जाता है, देखो इकोनॉमिक्स के 4 ही पिलर होते हैं, लेकिन आपकी जो 12th क्लास की इकोनॉमी है उसमें हम सिर्फ 2 ही सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोडक्शन सेक्टर। वैसे इकोनॉमी के टोटल 4 पिलर होते हैं। सबसे पहला पिलर समझो एक बार कि कोई भी एक एरिया है, एक सेकेंड, कोई भी एक एरिया, जैसे घर में कोई एक एरिया, वहाँ पर सबसे पहले कौन होंगे, हाउस होल्ड, खरीदने वाले, खरीदने वाला क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर। ये सामान खरीदने वाला, जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होते ही कुछ सामान नहीं बनाने लग जाता, शुरू में वो खाना मांगता है, तो बनाता कोई और है, बनाने के लिए कोई सामान है वो कहीं ना कहीं से वो परचेज करता है। तो हर कोई पैदा, जैसे अंबानी है, अंबानी पैदा ही प्रोड्यूसर थोड़ी हुआ था, है ना। तो सबसे बेसिकली सबसे पहला सेक्टर कौन सा है, वो हाउस होल्ड सेक्टर। फिर हाउस होल्ड सेक्टर से ही दूसरे सेक्टर का जन्म होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर। क्लियर है। फिर इन दोनों सेक्टर को अच्छे से, मतलब दोनों सेक्टर सर्वाइव करते रहें, चलते रहें, आपस में ज़्यादा मतभेद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, है ना, रूल रेगुलेशन का सब कुछ फॉलो करें एक दूसरे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो उनके बीच में। तो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए एक तीसरा सेक्टर बीच में आया, जिसको हमने क्या बोला, गवर्नमेंट सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन सा आया, गवर्नमेंट सेक्टर। तो देखो जैसे मोदी जी पैदा ही नेता थोड़ी हुए थे, बाद में बने थे, वो कहाँ से निकले थे, हाउस होल्ड सेक्टर थे। तो इन दोनों सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड गवर्नमेंट सेक्टर का जो जन्मदाता है वो है हाउस होल्ड सेक्टर। तीसरा सेक्टर कौन सा आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर। फिर ऐसे ही देखो, जैसे एक अकेला घर सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसे ही एक अकेला देश भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जैसे भारत है, भारत के पास सारे रिसोर्स तो अवेलेबल नहीं है, हमें कुछ सामान बाहर से भी इंपोर्ट करना पड़ता है जो हमारे देश में नहीं मिलता। तो इसलिए एक रेस्ट, जो चौथा सेक्टर आया वो कौन सा आया, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो एक इकोनॉमी के लिए बेसिकली कितने पिलर पर खड़ी होती है, वो 4 पिलर पर खड़ी होती है। सबसे पहला पिलर हाउस होल्ड, सेकेंड पिलर प्रोडक्शन सेक्टर, थर्ड पिलर गवर्नमेंट सेक्टर और फोर्थ पिलर आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। तो ये 4 मेजर सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, जिनके बारे में हम डीप में स्टडी करते हैं। लेकिन आपकी जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है उसमें हम केवल 2 सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर और एक प्रोडक्शन सेक्टर। क्लियर है, उन्हीं के बारे में बताया हुआ है। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, तो जो चीज़ों को खरीदे हैं, कंज्यूम करते हैं, और जो ये सारा चीज़ें हम कर रहे हैं वो 1 साल के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं। सेकंड फर्म सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, जो चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूसर, जो एज हाउस होल्ड सेक्टर से जो भी सर्विस मिल ली उसने, उन सर्विस का यूज़ करके, इन रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्शन बनाता है, प्रोडक्शन करता है किस चीज़ का, गुड्स एंड सर्विसेज का, किसके लिए, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट सेक्टर, तो तीसरा सेक्टर किसका आता है, गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या करती है, तो जैसे जो कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज़ वगैरह करती है ना, एजुकेशन सेक्टर पर खर्चा करती है, हेल्थ सेक्टर पर खर्चा करती है, डिफेंस के ऊपर खर्चा करती है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही है सरकार, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा, रोड वगैरह अच्छे होंगे तो क्या होगा, फैक्ट्री वगैरह के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है जो वो अच्छी हो जाएगी। दूसरा, सरकार क्या करती है, हाउस होल्ड सेक्टर को, जैसे हम लोग कुछ सामान खरीदते हैं, उस पर क्या मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जैसे हम लोग क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है ना। कोई गैस चूल्हा वगैरह ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी हमें क्या मिल जाती है, सब्सिडी मिल जाती है। क्लियर। और जो जो आपका क्या नाम है, प्रोडक्शन सेक्टर है, उसको टैक्स में छूट दे देती है और दोनों जगह से टैक्स लेती है अपना। फोर्थ जो आता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आ जाता है,
शेष विषव क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर, जो हम क्या करते हैं वहाँ से सामान का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का वो काम करते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया कि भाई इकोनॉमिक्स में बेसिकली सिर्फ कितने सेक्टर के बारे में पढ़ते हैं 12th क्लास में, वो 2 सेक्टर हैं आपके। पहला जाता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा आ जाता है प्रोडक्शन सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि भाई नींव है, हर एक चीज़ की नींव है वो है आपका हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर आपका फैक्टर सर्विस देता है प्रोडक्शन सेक्टर को। फैक्टर सर्विस में क्या, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मालिक वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकले, हाउस होल्ड से निकले। किसके पास गए, प्रोडक्शन सेक्टर के पास गए। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने को प्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली जिन चीज़ों की नीड थी वो सारी चीज़ें उसके पास आ गई। अब उसने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो प्रोडक्शन किस चीज़ का किया, गुड्स एंड सर्विस का किया। तो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करके किसको दे दिया, हाउस होल्ड सेक्टर को उसने प्रोडक्शन दे दिया। अब बच्चों देखो, जो ये आपका जो ये बाहर वाला फ्लो है, ये क्या नाम है, फैक्टर सर्विस दी और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस दी। तो ये जो फ्लो है, इस फ्लो को रियल फ्लो बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, रियल फ्लो। क्लियर है, वास्तविक प्रवाह। अब देखो यहाँ पर क्या था कि भाई ये फैक्टर सर्विस दे रहे हैं, बदले में गुड्स एंड सर्विस ले रहे हैं। तो गुड्स एंड सर्विस के बदले में हाउस होल्ड सेक्टर से इन्होंने क्या चार्ज किया, पैसा चार्ज किया। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने जो कंजप्शन किया था, जो गुड्स एंड सर्विस ली थी, उस पर उन्होंने खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। जो गुड्स एंड सर्विस इन्होंने ली, गुड्स एंड सर्विस ये ले रहे थे हाउस होल्ड सेक्टर, तो उस पर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो स्टार्ट कर देंगे। तो पैसा किन के पास चला जाएगा, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला जाएगा, प्रोडक्शन सेक्टर के पास चला जाएगा। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लिया था, फैक्टर सर्विस ली थी। तो प्रोड्यूसर सेक्टर उस फैक्टर सर्विस की क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जैसे लैंड के ऊपर क्या देता है, रेंट देता है। लैंड को क्या मिलता है, ज़मीन के ऊपर किराया मिलता है। कोई लेबर आया था तो लेबर को क्या देगा, वेजेस देगा, मजदूरी देगा। कुछ पैसा उधार लिया था तो उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। मालिक कोई था जो कहाँ से आया था, हाउस होल्ड सेक्टर से आया था, तो उसको क्या देगा, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। तो ये फैक्टर पेमेंट किसके द्वारा की जाती है, प्रोडक्शन सेक्टर के द्वारा की जाती है। तो बच्चों जो ये अंदर वाला जो फ्लो है, ये अंदर वाला जो फ्लो है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, मनी फ्लो या मॉनेटरी फ्लो। और जो ये बाहर वाला फ्लो है, इसको क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। इसको क्या बोला जाता है, रियल फ्लो। और ये सारा फ्लो क्या कहलाता है, सर्कुलर फ्लो कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, चल आगे देखते हैं। तो बच्चों जो नेशनल इनकम है उसमें बेसिकली ये 4 टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं। पहली आ जाती है जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये इन 4 चीज़ों का यूज़ होता है। अलग अलग कलर से इसीलिए किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसे देखो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब आ जाता है ग्रोस। जी का मतलब क्या आता है, ग्रोस। और पहले नंबर पे जो एन दिखाई दे रहा है उसका मतलब क्या आता है, नेट। डी सेकंड नंबर पे जो डी है और एन है जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, तो डी का मतलब क्या आता है, डोमेस्टिक। डी का मतलब क्या जाता है, डोमेस्टिक। एन का मतलब क्या जाता है, नेशनल। एन का मतलब क्या जाता है, नेशनल। पी फॉर थर्ड नंबर पे जो पी दिखाई दे रहा है, पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। पी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। एट एमपी और एफसी, एमपी का मतलब क्या जाता है यहाँ पर, मार्केट प्राइस। एमपी का मतलब क्या जाता है यहाँ पर, मार्केट प्राइस। और एफसी का मतलब क्या जाता है, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस को हिंदी में बोलते हैं सकल, डोमेस्टिक घरेलू, प्रोडक्ट उत्पाद, नेशनल राष्ट्रीय, नेट शुद्ध, मार्केट प्राइस बाजार कीमत, फैक्टर कॉस्ट कारक लागत। कारक लागत। तो देखो ग्रोस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाने के लिए तो पहले नंबर पे क्या दिखाई दे रहा था, ग्रोस और नेट। ग्रोस और नेट ये 2 चीज़ें ही हम लोगों को दिखाई दे रही थी, ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू। तो ग्रोस वैल्यू सकल वैल्यू, सकल वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन करते हैं। तो ग्रोस माइनस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। सेकंड अगर डेप्रीशिएशन उधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेट प्लस डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक, ये पहला फॉर्मूला है आपका। डेप्रीशिएशन की कुछ और नाम भी है, डेप्रीशिएशन उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल आपने लगाई थी उस कैपिटल का कितना आपने यूज़ कर लिया। जैसे 20 लाख रुपए की मशीन खरीदी थी, 5 लाख रुपए की मशीन आप यूज़ कर चुके हो, तो 5 लाख रुपए वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो अभी वैल्यू कितने की बची आपके मशीन की, 15 लाख रुपये वैल्यू बची हुई है। तो 20 लाख ग्रोस वैल्यू, 5 लाख डेप्रीशिएशन और नेट वैल्यू जो उसकी वो आ जाएगी आपकी 15 लाख रुपये। क्लियर है यहाँ तक।
अगला आता है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक क्योंकि सेकंड क्या था, डी और एन, डोमेस्टिक और नेशनल, डोमेस्टिक और नेशनल। देखो बच्चों, डोमेस्टिक का मतलब क्या आता है, डोमेस्टिक घरेलू क्षेत्र, जैसे इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी, भारत देश, तो भारत के अंदर ये भारत के लिए क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी घरेलू क्षेत्र। तो देखो घरेलू क्षेत्र इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, तो भारत का ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल एरिया तो है ही, टेरिटोरियल वाटर जो समुद्र की सीमा है वो भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाती है। दूसरा शिपिंग्स, समुद्र के जहाज, पानी के जहाज, एरोप्लेन्स वगैरह, ये सारे भी, ये भी कहाँ जाते हैं, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी का ही भाग होते हैं। एम्बेसीज, दूतावास वगैरह, ये भी आपका डोमेस्टिक टेरिटरी का भाग होती हैं। तो डोमेस्टिक जो घरेलू, घर के अंदर जो पैसा कमाया जाता है वो आपका डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होता है। तो घर के अंदर, जैसे इंडिया के अंदर जो पैसा कमाया गया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो पैसा कमाया गया, जैसे मान लेते हैं ये इंडिया है, इंडिया के अंदर एक गूगल कंपनी है और एक मान लेते हैं टाटा कंपनी है। ये दोनों पैसे, इन दोनों के द्वारा 1000 करोड़ रुपए कमाए गए, 1000 करोड़ रुपए। और एक देश था यूएसए, तो यूएसए में भी टाटा कंपनी थी। तो गूगल कंपनी ने मान लेते हैं 400 करोड़ कमाए थे और टाटा कंपनी ने टोटल कितना कमाया था, 600 करोड़ कमाया था। तो टोटल कितना करोड़ हो गया, 1000 करोड़। अब यूएसए से जो टाटा कंपनी है वो दोस्तों मान लेते हैं 500 करोड़ रुपए कमा कर आ रही है। तो हमने कहा भाई सारे देश वाले इधर आ जाओ, अपने देश में आ जाओ। तो टाटा कंपनी वाले यूएसए से उठकर अपने देश में आ जाएंगे और गूगल कंपनी वाले उठकर कहाँ चले जाएंगे, यूएसए में चले जाएंगे। तो हमारे यहाँ से जो इनकम है वो माइनस कितनी होगी, वो होगी दोस्तों 400 करोड़। तो चाहिए 400 करोड़ का माइनस हो जाएगा पैसा, क्योंकि ये पैसा कहाँ गया, यूएसए में गया। लेकिन जो ये 500 करोड़ रुपए हैं जो यूएसए से टाटा कमा कर ला रहा था, तो वो हमारे देश में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों के जो डिफरेंस को, उसको हम बोलते हैं NFFIA, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो अब्रोड से या रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमें प्योर इनकम कितनी मिल रही है, तो वो कैसे निकलेगी, तो फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब दूसरे देशों से कितनी इनकम हुई हमें, जैसे यहाँ पर हो रही थी 500, और फैक्ट्री इनकम टू अब्रोड, तो इनकम हम लोगों ने कितनी दिया था दूसरे देशों को, तो वो कितना दिया था, 400 करोड़। तो 500 में से 400 गया तो ये कितना आ गया था, 100 करोड़। तो डोमेस्टिक में हम कितना जोड़ देंगे, 100 करोड़। तो डोमेस्टिक इनकम कितनी थी हमारी, 1000, 1000 में 100 जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 1100 करोड़। क्लियर है। तो ये आपका नेट वैल्यू आ जाएगी। तो डोमेस्टिक में NFFIA ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, नेट वैल्यू बन जाती है। और इसको अगर हम नेट वैल्यू को यहाँ ले लेते हैं तो नेट वैल्यू माइनस NFIA नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाता है आपका MP और FC। MP और FC, MP का मतलब क्या है यहाँ पर, मार्केट प्राइस। FC का मतलब क्या है, फैक्टर कॉस्ट। तो देखो मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट को मैं समझाने के लिए बोलता हूँ फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट जो एक फैक्ट्री पर आपने सामान लाया था, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री के अंदर सामान बनाने के लिए जो खर्चा किया, तो फैक्ट्री के अंदर क्या था, लैंड पे क्या दे रहे थे, रेंट, लेबर यूज़ हो रही थी, है ना, रॉ मटेरियल वगैरह, कैपिटल आपने कुछ पैसा उधार लिया होगा, मालिक एंटरप्रेन्योर हो गया, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया था, रॉ मटेरियल वगैरह। तो ये सारा जो खर्चा है वो आपका खर्चा कौन सा खर्चा हो जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाता है, जिसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इसमें आपका प्रॉफिट वगैरह सब कुछ ऐड हो गया। लेकिन ये चीज़ हमारी MRP नहीं होती। तो जैसे ही हम मार्केट में सामान बेचने जाते हैं तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या लगा देती है, टैक्सेस लगा देती है। तो टैक्सेस वगैरह लगने से जो ये रेट है ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनका जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फैक्ट्री कॉस्ट प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में से हम टैक्सेस हटा दें तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा। तो यही फॉर्मूला हमारा कि मार्केट प्राइस माइनस NIT बराबर फैक्टर कॉस्ट। NIT का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि सरकार टैक्सेस के साथ साथ कुछ सब्सिडी भी वापस लौटा देती है। तो जितना सरकार ने टैक्स लिया उसमें से सब्सिडी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका NIT का फॉर्मूला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज NIT। तो MRP मार्केट प्राइस माइनस NIT बराबर फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर कॉस्ट का क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। क्लियर है यहाँ तक। तो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आ जाता है हमारा वैल्यू एडिड मेथड, सेकंड आ जाता है हमारा इनकम मेथड, और थर्ड मेथड हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। थर्ड मेथड कौन सा आ जाता है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है
तो वैल्यू एडिड मेथड, तो वैल्यू एडिड मेथड में बच्चों क्या है, देखो वैल्यू एडिड मेथड सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन इज इक्वल टू ग्रोस वैल्यू एडिड, जिसको हम क्या बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। देखो ये जो ये आपका सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक है, इसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन या कॉस्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कई बार डायरेक्ट सेल नहीं देता आपके पेपर में, सेल्स कई बार डायरेक्ट नहीं देता, तो सेल्स को निकाला जाता है। तो सेल्स को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो सेल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, सेल्स निकालने के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितने रुपए पर आपने कितनी चीज़ें बेच दी। तो बेचने जैसे 10 रुपये की कीमत वाले 5 पेन आपने बेच दिए तो 50 रुपये आपकी क्या होगी सेल्स। ऐसे ही चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है कि साल के एंड में कितना स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक कितना था, क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से साल की शुरुआत में आपके पास कितनी चीज़ें बची हुई थी, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, ये आपका चेंज इन स्टॉक आ जाता है। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, जिसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा ग्रोस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ों का यूज़ होता है। पहली चीज़ क्या है आपकी, वो आ जाती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, जिसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड और क्या ऐड कर देते हैं, मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय। तो इन 3 चीज़ों को ऐड करके जो हमारे पास आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी, तो ये निकल कर आ जाता है। तो 3 चीज़ों का यूज़ हुआ हमारा यहाँ पर, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी, ये आपका आ गया इनकम मेथड। तो जितने भी जो इनकम कमाई गई थी, जितने भी सेक्टर थे, उनकी सारी इनकम का जोड़ कर लिया तो आपका इनकम मेथड आ जाता है। अब देखो इनकम कैसे कमाई जाती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोग नौकरी करते हैं कहीं पे, तो उनको क्या मिलेगा, वो कहीं ना कहीं के एम्प्लॉय होंगे, तो उनको क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा। तो कंपनसेशन के कुछ टाइप है। अगर डायरेक्ट आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना मिले पेपर में, तो आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आ जाता है द वेजेस एंड सैलरी इन कैश, नगद मजदूरी व वेतन। तो जो सैलरी वगैरह उनको मिलती है वेजेस एंड सैलरी इन कैश, सेम नाम आपको मिलेगा। दूसरा रहता है पेमेंट इन काइंड, किस्म के रूप में मजदूरी, जैसे कुछ अलाउंसेस वगैरह मिल जाते हैं, आने जाने का भत्ता, यात्रा भत्ता है ना, जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, एजुकेशन अलाउंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगला आ जाता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटीज़, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे आपकी नौकरी लगती है तो कुछ पैसा कहते हैं ना कि प्रोविडेंट फंड में कट रहा है, कुछ पैसा आपका कट रहा है, कुछ सरकार जमा कर रही है। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय लग जाते हो या प्राइवेट कंपनी में कहीं पर काम कर रहे हो, तो कुछ आपकी सैलरी से पैसा काटा जाता है, कुछ कंपनी वाले आपको पैसा देते हैं। तो जो कंपनी वाले आपको पैसा देते हैं, जिसको आप पीएफ बोलते हो, प्रोविडेंट फंड बोलते हो, वो अभी तो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर तो मिलेगा ना, तो वो भी तो आपकी इनकम है। तो वही एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यानी कि मालिकों का योगदान, कर्मचारियों का योगदान आपका खर्चा है, वो इनकम नहीं है। उसके अलावा जो मालिक अगर योगदान कर रहे हैं आपका सिक्योरिटीज़ में, सोशल सिक्योरिटीज़ में, वो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है। और एक आ जाता है आपका रिटायरमेंट पेंशन। तो एक रिटायरमेंट पेंशन होती है, एक ओल्ड एज पेंशन होती है। पजल नहीं होना, ओल्ड एज पेंशन यहाँ पर नहीं आती, सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन आती है। रिटायरमेंट पेंशन उन्हीं को मिलती है जो लोग काम करके आए हैं। तो इन सभी को ऐड कर देंगे हम, इन सभी चीज़ों को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल में चाहे सारे दे या कोई एक दे, तो हमें ज़्यादा पजल नहीं होना, ये नहीं करना कि भाई बाकी 3 नहीं दिए, सिर्फ एक ही दिया या 2 दिए। तो जितने दे रखे हैं उनको ऐड कर दो, सभी को, उन सभी को ऐड करने से क्या जाएगा आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर सेकंड बोला हम कहीं पर नौकरी नहीं करते भाई, हम तो अपना काम धंधा करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं। बोला भाई कैसे पैसा कमाते हो, बोला ज़मीन बहुत है हमारे पास, तो हमें किराए पर दे देते हैं, रेंट मिल जाता है हमें। दूसरा बोला हमने नाम इतना कमा रखा है, लोग दुनिया पीछे पीछे घूमती है हमारा नाम वगैरह यूज़ करने के लिए, तो अपना नाम यूज़ करने के बदले में हम कुछ रॉयल्टी चार्ज कर लेते हैं। तो रेंट एंड रॉयल्टी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा बोला हम लोगों ने फाइनेंस का काम कर रखा है, पैसा बहुत है, लोन वगैरह पर चढ़ा, पैसा वगैरह बांट देते हैं, लोन वगैरह पे दे देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है, ब्याज वगैरह आ जाता है। बोल दूसरा अलग, इससे अलग बोला भाई पैसा बहुत था, इधर उधर कंपनी में लगा रखा है। बोला दूसरी कंपनी में लगा रखा है, तो वहाँ से जो प्रॉफिट का हिस्सा आया, जो प्रॉफिट आता है हमें, तो प्रॉफिट, और प्रॉफिट के कुछ पार्ट हैं, जैसे किसी कंपनी में पैसा लगाया तो वहाँ से प्रॉफिट का हिस्सा मिला, जिसको आप लाभांश बोलते हो, डिविडेंड। और
आपकी कंपनी थी, आपकी कंपनी ने कुछ पैसा, ऐसा पैसा था जो कहीं पर नहीं बांटा, मतलब देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जैसे आपकी कंपनी थी 1000 करोड़ रुपए आपने कमाए, टोटल कंपनी के पास कितने रुपए थे, 1000 करोड़ रुपए थे, उसमें से 200 करोड़ रुपए आपने मजदूरों में बांट दिया, सैलरी वगैरह देनी थी, प्लस 50 करोड़ का आपने प्रॉफिट टैक्स दे दिया, आपकी कंपनी ने टैक्स दे दिया, तो बचे हुए पैसे जो कितने बच गए, 750 करोड़ रुपए, वो आप घर ले आए, तो 750 करोड़ रुपए क्या हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो आपने नहीं बांटा किसी के साथ। ये 200 करोड़ रुपए आप बांट चुके थे, तो ये तो आपका प्रॉफिट है ही नहीं, प्लस ये 50 करोड़ भी तो आपने टैक्स दिया था, है तो आपके प्रॉफिट का ही हिस्सा, तो जो आपने कंपनी ने जो प्रॉफिट के टैक्स के रूप में दिया, तो ऐसा प्रॉफिट जो नहीं बांटा गया, प्लस जो प्रॉफिट के रूप में सरकार ने टैक्स ले लिया, है तो आपका प्रॉफिट ही वो प्रॉफिट, और प्लस दूसरी जगह पर दूसरी कंपनी में पैसा लगा रखा था, वहाँ से जो प्रॉफिट का हिस्सा आपके पास मिल आया है वो आपका डिविडेंड। तो इन सभी चीज़ों को आप जोड़ दोगे, तो डिविडेंड, कॉर्पोरेट और इनको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट में फिर क्या जोड़ दो, इंटरेस्ट जोड़ दो, और इंटरेस्ट में क्या जोड़ दो, रेंट एंड रॉयल्टी जोड़ दो, तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो कहीं पर नौकरी करनी थी, नौकरी करने से ये पैसा मिलेगा आपको, अगर नौकरी नहीं करते, अपना कुछ काम धंधा कर रखा है, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिससे इनकम जो होती है आपकी ऑपरेटिंग सरप्लस आती है। बोला हम तो भाई ना तो कहीं नौकरी करते ना अपना बिजनेस वगैरह करते, जो करते हैं खुद के लिए करते हैं, उगाते हैं खाते हैं बस, और कुछ नहीं। तो आपकी जो खुद के लिए किया जाए, सिर्फ खुद के लिए किया जाए और किसी के लिए नहीं, तो आपका मिक्स्ड इनकम। तो इन तीनों चीज़ों को जोड़ दो तो आपका क्या जाता है, NDP@FC आ जाता है, जिसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। तो क्लियर है। देखो यहाँ तक हम लोगों ने सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़ी, यहाँ तक हम लोग 2 मेथड पढ़ चुके हैं। पहला मेथड आज जो आपका वो है वैल्यू एडिड मेथड, जिससे हम लोगों को क्या निकल के आया, GDP@MP निकला था, या GVA@MP। सेकंड मेथड इनकम मेथड, यहाँ से हमारे क्या निकला, NDP@FC निकला। थर्ड मेथड जो हमारा वो आ जाता है एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ से भी हमारे पास क्या मिलता है, GDP@MP मिलता है या NDP@MP। तो थर्ड आ गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम एक्सपेंडिचर ले लेंगे, हर एक सेक्टर का खर्चा ऐड कर देंगे हम। तो कितने सेक्टर थे हमारे पास, 4 सेक्टर थे, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो सभी सेक्टर का खर्चा देखो, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। तो ये देखो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा। दूसरा सेक्टर कौन था, गवर्नमेंट सेक्टर, तो गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा, सॉरी तीसरा सेक्टर था। सेकंड सेक्टर जो था वो आपका था प्रोडक्शन सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, तो वो करता है आपका इन्वेस्टमेंट। मैंने ऊपर नीचे लिख दिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आपका फर्स्ट सेक्टर था, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा, ये आपका थर्ड सेक्टर था, गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा। फाइनल गुड के ऊपर देखो इंटरमीडिएट का हम नहीं ऐड करते, सिर्फ किसका ऐड करते हैं, फाइनल का। सेकंड सेक्टर कौन सा था, प्रोडक्शन सेक्टर। तो प्रोडक्शन सेक्टर का खर्चा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। और फोर्थ सेक्टर का खर्चा आपका क्या जाता है, नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट को हम कैसे निकालते हैं, वो निकलता है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। तो एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दो तो वो क्या जाता है आपका नेट एक्सपोर्ट। तो इन सारी चीज़ों को ऐड कर दो। तो सारे एक सेक्टर का खर्चा हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, GDP@MP आ रहा है। ऐसे देखो बिल्कुल सेम है एज इट इज़, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सेम है। इस ग्रोस की वैल्यू को हम डेप्रीशिएशन अगर हटा दें, इस ग्रोस में से अगर आप लोग ग्रोस में से अगर जैसे एक सेकेंड, एक ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में से अगर आप डेप्रीशिएशन अगर माइनस कर दोगे तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। क्लियर है। तो ये इसमें डेप्रीशिएशन हटा दिया तो क्या बन गया, नेट बन गया। तो वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगी, GDP/MP में से अगर आप डेप्रीशिएशन माइनस कर दोगे तो वो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, NDP@MP बन जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब देखो जो ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है, हमने ऊपर पीछे पढ़ा था कि भाई इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप होते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे वही चीज़ें यहाँ पर पढ़ते हैं हम। तो ग्रोस डोमेस्टिक जो इन्वेस्टमेंट है बच्चों, उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। पहली चीज़ आती है चेंज इन स्टॉक, जो कैसे निकलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और सेकंड चीज़ आती है ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो जो ये चेंज इन स्टॉक है इसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जिसको हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट भी बोलते थे। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ही हमारा क्या आता था, इन्वेस्टमेंट आता था। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। कई बार एग्जाम में आपका ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं दिया जाता, उसके साथ क्या दे दिया जाता है, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट,
आपका जो बिजनेस का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स। तो इन तीनों चीज़ों को भी ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, तो क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। क्लियर है। और ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हमारा ये रहा। ऐसे ही जैसे अगर हम इसकी बात करें तो नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ये भी कैसे निकलेगा, तो ये भी बच्चों दो टाइप से निकल सकता है, जिसको नीचे ही देखते हैं, नीचे लिखा हुआ मैंने कि भाई नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा। तो नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन स्टॉक प्लस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। क्लियर है। और ये मैं ऑलरेडी ऊपर बता चुका था आपका कि नेट एक्सपोर्ट आपका कैसे आता है। तो ये तीन मेथड है आपके नेशनल इनकम के। तो इन तीनों मेथड का यूज़ करके 101% आपका न्यूमेरिकल एक 101% आता ही आता है। अब देखो कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं और आपकी टर्मिनोलॉजी यूज हो रही हैं, वो चीज़ें एक बार और देख लेते हैं। भाई जैसे नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या होती है, तो नेशनल इनकम इज़ द सम ऑफ फैक्ट्री इनकम अकरिंग द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब देश के लोगों के द्वारा जो पैसा कमाया गया है वो नेशनल इनकम कहलाया जाएगा। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था, भाई यूएसए में भी टाटा ने पैसा कमाया, इंडिया में भी टाटा ने पैसा कमाया। तो जो भी भारत के रेजिडेंट हैं वो कहीं पर भी हों, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हों, तो जो भारत के नागरिकों की आय है वो नेशनल इनकम होगी। तो आप नेशनल इनकम को ये भी लिख सकते हो इनकम ऑफ सिटीजन, इनकम ऑफ सिटीजन समझने के लिए, इनकम ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की आय नेशनल इनकम कहलाती है। ऐसे ही सेकंड है हमारा डोमेस्टिक इनकम। क्या है, डोमेस्टिक इनकम घरेलू आय, घर के अंदर जो पैसा कमाया गया है, चारों घर की चार दीवारी के अंदर जो पैसा कमाया गया है वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम आता है। कमाने वाला कोई भी हो, जैसे भारत के अंदर दूसरे देश की कंपनियां भी काम कर रही हैं, हमारे देश की कंपनियां भी काम कर रही हैं, तो कर कहाँ रही हैं, देश के अंदर ही कर रही हैं। तो घरेलू सीमा के अंदर जो पैसा कमाया जाता है वो डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। और सिर्फ देश के लोगों के द्वारा जो पैसा कमाया गया है, देश के अंदर कमाया गया हो या बाहर कमाया गया हो कहीं भी, वो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ फैक्ट्री इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। क्लियर है। ऐसे ही आ जाता है आपका जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, देखो हम जो भी ये काम कर रहे हैं, एक साल का काम कर रहे हैं, तो घरेलू सीमा के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया गया है, गुड्स एंड सर्विस का जो प्रोडक्शन किया गया है वो आपका क्या आ जाता है, जीडीपी आ जाता है। अब उसकी वैल्यू आप देख सकते हो, मार्केट प्राइस पर भी दे सकते हो और फैक्टर कॉस्ट पर भी देख सकते हो, तो वो आपके ऊपर है कि भाई गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू जो आप सिर्फ फैक्टर कॉस्ट पर देख रहे हो जिसमें इंडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं है, और अगर इंडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड कर दोगे विद सब्सिडी तो आपका मार्केट प्राइस बन जाएगा वो। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब जीडीपी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो तरीके से पढ़ दिया। पहला आया हमारा रियल जीडीपी, पहला क्या आया, रियल जीडीपी, जिसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस भी बोला जाता है। तो जो वो कैसे निकलता है, देखो बेस ईयर प्राइस, P0 का मतलब क्या है, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस को करंट ईयर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा रियल जीडीपी। एक दूसरा होता है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जिसको हम जीडीपी एट करंट प्राइस भी बोलते हैं। देखो करंट ईयर की क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नॉमिनल जीडीपी आ जाएगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो ये बेसिकली कैसे निकाला जाता है कि हम लोग देखते हैं, देखो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले हर एक चीज़ों का रेट इतना तो नहीं था, रेट काफ़ी कम था। महंगाई के साथ साथ चीज़ों के रेट भी तो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ें काउंटर करने के लिए देश में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है या सिर्फ महंगाई का बढ़ रहा है, तो वो चीज़ें जो आपका ये नॉमिनल जीडीपी है ना दोस्तों बच्चों, ये इन्फ्लेशन की को दर्शाता है, महंगाई की दर को दर्शाता है नॉमिनल जीडीपी। तो उस महंगाई को हटाकर, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम 2010 का, एक एग्जांपल लेते हैं 2023 का। तो 2010 में कुछ प्राइस होगा और कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा, 2023 में भी कुछ प्राइस होगा और कुछ प्रोडक्शन हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि भाई किसी चीज़ का प्रोडक्शन 2010 में जो प्राइस था वो था 10 रुपये और जो प्रोडक्शन हो रहा था वो था 100, और यहाँ पर जो मान लेते प्राइस बढ़कर कितना हो गया 12,
और प्रोडक्शन बढ़कर कितना हो गया 150। तो यहाँ पर देखो अगर 2010 की बात करें तो कितने का टोटल कितना चीज़ें बन रही थी 1000 की, और आज की अगर बात करें तो 12 रुपये के हिसाब से 15 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ रहा है 1800 रुपये। तो मतलब हम देखते हैं कि भाई पहले और आज, पहले 1000 रुपये का प्रोडक्शन होता था, अब 1800 का प्रोडक्शन हो रहा है, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि भाई 800 रुपये का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो भाई जो 800 रुपये इंक्रीज हुए हैं जीडीपी में वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से नहीं हुए, क्योंकि देखो प्रोडक्शन बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, रोजगार बढ़ेंगे। अगर आपको प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो रोजगार क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो जीडीपी दिख रहा है 800 रुपये का बढ़ा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ा, महंगाई की वजह से भी बढ़ा। महंगाई की वजह से क्यों बढ़ा, बोला पहले कितने रुपए का था 10 रुपये का, अब कितने का है 12 का, बोला रेट भी तो बढ़ गया। तो महंगाई का डाटा भी इंक्लूड होता है। तो ये जो 1800 रुपये है यही आपका नॉमिनल जीडीपी है। तो बोला फिर रियल कैसे निकालेंगे, तो बोला रियल में आप एक काम करो, महंगाई को हटा दो, महंगाई का डाटा मत देखो। बोला वो कैसे हटाएं, बोला पुराने वाला प्राइस ले लो। तो पुराने वाला प्राइस ले लेंगे तो उसमें महंगाई इंक्लूड नहीं है। तो आज वाली क्वांटिटी को इस वाली क्वांटिटी को इस वाले प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइस के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। इसीलिए इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं। और आज वाली क्वांटिटी को अगर आज वाले प्राइस के साथ ही मल्टीप्लाई किया गया तो आपका वो क्या आ जाएगा, नॉमिनल जीडीपी। तो क्लियर है, मतलब देखो प्रोडक्शन तो आज का ही लेना है। अगर प्रोडक्शन आज का है और प्राइस बेस ईयर का है, अगर प्रोडक्शन आज का है जैसे प्रोडक्शन आज का है, प्राइस बेस ईयर का है, प्राइस किसका है, बेस ईयर का है, तो क्या आ जाएगा रियल जीडीपी। प्रोडक्शन आज का है और प्राइस भी आज का है, करंट ईयर का है, तो वो क्या आ जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है यहाँ तक, चलो। इसके बाद देखो आता है आपका रियल जीडीपी। इसके बाद क्या आ जाता है रियल जीडीपी, एक्चुअल में क्या होता है रियल जीडीपी। देखो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी को अगर करंट ईयर के प्राइस इंडेक्स से, क्योंकि देखो प्राइस इंडेक्स क्या दर्शाता है, इन्फ्लेशन को ही दर्शाता है कि भाई कितना बढ़ा, अगर उससे हम अगर डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर दें 100 कर दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय करंट ईयर प्राइस इंडेक्स इनटू में 100 इज इक्वल टू रियल जीडीपी। इसके बाद आ जाता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर। क्या आता है जीडीपी डिफ्लेटर, द नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दोनों के बीच में रेशियो को दर्शाता है इनटू 100, वो आपका जीडीपी डिफ्लेटर। क्लियर है यहाँ तक, चल। इसके बाद हम देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जीडीपी एंड वेलफेयर। जीडीपी एंड वेलफेयर, यहाँ से पेपर में 100% क्वेश्चन आता है। जीडीपी एंड वेलफेयर है क्या, देखो वेलफेयर ऑफ द पीपल का, वेलफेयर का मतलब क्या है यहाँ पर, कल्याण। तो लोगों का कल्याण कब होगा, तो देखो वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर पर्सन। मतलब एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी वस्तुएं आ रही हैं उससे लोगों का कल्याण पता चलता है। अगर एक व्यक्ति के हिस्से में ज़्यादा वस्तुएं आएंगी तो वेलफेयर अच्छा है, अगर एक व्यक्ति के हिस्से में अगर चीज़ें कम आएंगी तो वेलफेयर उतना अच्छा नहीं है। तो भाई एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल बढ़ा है या घटा है, एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल, तो वो कौन सा दिखाता है आपका रियल जीडीपी दिखाता है। तो भाई जीडीपी जो बात कर रहे हैं तो जीडीपी में नॉमिनल लें या रियल लें, तो एक्चुअल वैल्यू कौन दिखाता है, रियल दिखाता है। तो रियल जीडीपी को ही इसमें कंसीडर किया जाता है। तो रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर है यहाँ तक, चलो। उसके कुछ देखो यहाँ से कुछ पेपर क्वेश्चन आते हैं, 101% ये पेपर में पूछे जाते हैं आपके थ्योरेटिकल में। तो बारी बारी से इनको देखते हैं एक बार, जीडीपी एंड वेलफेयर में क्या क्या है। देखो पहला पॉइंट जो आ जाता है आपका वो आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या, देखो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर भी आ गया वहाँ पर भी इनकम इनइक्वालिटीज़ आ गई, इनकम इनइक्वालिटीज़, आय की असमानता, आय की असमानता जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर वही पुअर और रिच आ जाते हैं, पुअर और रिच। सिर्फ रिच के लिए प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। तो सिर्फ रिच के लिए, देखो भाई सभी के बराबर, सबको हर कोई बराबर होना चाहिए यहाँ पर, सिर्फ एक नहीं है, तो इकोनॉमी सबके लिए सेम है।
तो सिर्फ इनके लिए प्रोडक्शन होगा तो भी वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी नहीं है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी वेलफेयर नहीं है, वेलफेयर नहीं है। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी की रचना की गई जैसे मतलब मान लेते, देखो पहले ना एक परिवार में 10 लोग रहते थे, तो 10 लोगों के लिए 10 ही चीज़ें अवेलेबल थी, तो एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आई, एक ही आई। बोला भाई 10 चीज़ों का प्रोडक्शन कर रहे हैं हम। बोला अब पॉपुलेशन जो हो बढ़कर 10 से 12 हो गई और हमने चीज़ों का भी कितना स्टार्ट कर दिया, 12 करना स्टार्ट कर दिया। बोला देखो हम लोगों ने ना 10 से है ना प्रोडक्शन बढ़ाकर 12 कर दिया, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। बोला अभी कहाँ बढ़ा, पहले भी एक आदमी के हिस्से में कितनी चीज़ें थी, बोला एक ही थी। बोला अब भी कितनी है, बोला एक ही है। बोला ये तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हुआ है, एक्चुअल में तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। अगर एक व्यक्ति के हिस्से में अगर 12 हुआ है, अगर आप यहाँ पर 24 कर देते तो एक के हिस्से में 2 आई, तो ये तो वेलफेयर होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का निर्माण किया गया, रचना हुई है। वो रचना आप किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे मान लेते हैं वॉर हो गई, वॉर में जो आपके डिफेंस इक्विपमेंट है उनका प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं है। क्लियर है ना। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी की रचना, तो ना तो ये वेलफेयर है, ना तो ये वेलफेयर है, और ना आपका ये वेलफेयर है। क्लियर है। थर्ड जो आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, बोला नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब क्या है, ये मनी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि भाई मनी में लेन देन नहीं होता, गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन होता है, गुड्स के बदले गुड्स का लेन देन होता है, उसी को हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज बोलते हैं। अब हमें कुछ सामान खरीदना था, तो ज़्यादा सामान खरीदने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, एक गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स का एक्सचेंज करते रहेंगे। तो ज़्यादा सामान खरीदने के लिए हम लोग ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे क्या, ताकि हम ज़्यादा सामान खरीद पाएँ। तो उसकी वजह से भी अगर मान लेते भाई प्रोडक्शन बढ़ गया, बोला क्यों बढ़ गया, बोला भी इकोनॉमी में डिमांड तो नहीं थी, हमने प्रोडक्शन बढ़ा दिया क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा सामान खरीदना था। तो ये वाली चीज़ भी आपकी क्या नहीं कहलाएगी, जीडीपी में वेलफेयर नहीं कहलाई जाएगी। ऐसी एक्सटर्नलिटीज़, बाहरी प्रभाव। अब बाहरी प्रभाव 2 तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब क्या है, जैसे आपका घर कहीं है, घर के पीछे मान लो कि सरकार ने वहाँ पर अनाउंस कर दिया भाई यहाँ पर है ना पार्क बनेगा, तो पार्क बना, वो काफ़ी सारे पेड़ लगे, फ्रेश एयर आपको मिली, तो उस फ्रेश एयर के लिए आपने कोई पैसा नहीं चुकाया, है ना। फ्रेश एयर मिली आपकी, उससे हेल्थ अच्छी हुई, है ना, हेल्थ अच्छी होगी, काम ज़्यादा कर पाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। एक नेगेटिव इम्पैक्ट, सरकार ने अनाउंस कर दिया, बोला भाई इस एरिया में ना इंडस्ट्रियल सेक्टर लगेगा, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर लग गया, वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई, तो धुआं आया, पोल्यूशन आया, तो पोल्यूशन ज़्यादा पोल्यूटेड हवा में सांस लेने से आप लोग बीमार ज़्यादा पड़ने से आपका प्रोडक्शन कम हुआ। तो देखो, तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट, तो इकोनॉमी में दोनों तरीके के इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी। तो सरकार जो जीडीपी में है, ना तो आप पॉजिटिव इम्पैक्ट लेते हैं, ना आप नेगेटिव इम्पैक्ट लेते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट प्रभाव डालता है, आप उसके लिए भी पे नहीं कर रहे हो, नेगेटिव के लिए भी, लेकिन उसे बियर जरूर कर रहे हो। दूसरा बोला हो फ़ायदा हो रहा है भाई, अच्छी है, साफ़ सुथरा वातावरण है, पार्क खोल दिया सरकार ने, मज़ा आ गया, फ्रेश एयर हमें मिल रही है, तो ना तो अपने फ्रेश एयर के लिए आपका फ़ायदा इंक्लूड किया जाएगा और ना उस व्यक्ति का लॉस इंक्लूड किया जाएगा जिसको भी वातावरण की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो एक्सटर्नलिटीज़ भी आपका वेलफेयर नहीं है। क्लियर है। अगला आ गया हमारा, जैसे इसमें चाइल्ड गवर्नमेंट स्पेंड ऑन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। देखो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में यहाँ से क्वेश्चन दिए थे, इंपॉर्टेंट लगे, ये आपका मैंने यहाँ पर। तो देखो सरकार क्या रही है, गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पर जो सरकार जो है वो खर्च कर रही है। देखो पहली बात तो सरकार पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इससे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने से एक्सपेंडिचर मेथड हमने पढ़ा ना, तो आपका जो देश का जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, ये वेलफेयर है या नहीं है। देखो जीडीपी तो बढ़ेगा पहली बात तो, अब ये वेलफेयर है या नहीं है। देखो क्या किया, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, टीकाकरण किया गया बच्चों को। अगर टीकाकरण करेंगे तो बच्चों की जो हेल्थ है वो क्या होगी, अच्छी होगी। हेल्थ अच्छी होगी तो जो यंगर जनरेशन है, बच्चों से ही आगे चल के जनरेशन क्या बनती है, यंगर जनरेशन। वो यंगर जनरेशन जो वो हेल्दी बनेगी तो उनका एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो वो अच्छा काम कर पाएंगे इकोनॉमी के लिए। तो ये अमीर और गरीबों के लिए तो किया नहीं गया, सभी के लिए किया गया।
तो वो अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट में क्या है हमारा, सेल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटी। देखो, सेल्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार इज इंक्रीजेज, कार की सेल इंक्रीज होगी, चाहे पेट्रोल हो या डीजल हो, सेल इंक्रीज हुई है, सेल इंक्रीज होने से प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो जीडीपी है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो नो डाउट जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन वो जीडीपी इंक्रीज होना वेलफेयर है या नहीं है, अब वो चीज़ें देखते हैं। देखो, अगर कार की जो सेल इंक्रीज हुई है पेट्रोल एंड डीजल की, उससे पेट्रोल का कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा, पेट्रोल का कंजप्शन क्या होगा, बढ़ेगा। पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ने से जो पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में पोल्यूशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पोल्यूटेड एयर हमें मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी। अगर वही देखो एक्सनटीज़ में ऊपर एग्जांपल लिया था, वही उसका क्या इंडस्ट्रियल एरिया का, तो अगर कार की सेल ज़्यादा हो रही है तो पेट्रोल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, पेट्रोल का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो आपको साफ़ सुथरी हवा मिलेगी नहीं, पोल्यूटेड एयर मिलेगी, पोल्यूटेड एयर मिलेगी तो आप बीमार पड़ोगे, बीमार पड़ोगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगा। क्लियर है ना? और जैसा अगर पोल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो हम जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कर तो रहे हैं लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं आता। वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, ऐसे तरीके से डेवलपमेंट करना ताकि उस चीज़ों का हम फ्यूचर तक, लंबे समय तक हम उनका यूज़ कर पाएँ, तो वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, तो इसीलिए ये चीज़ें आपका जीडीपी तो बढ़ता है, यहाँ पर भी जीडीपी क्या हुआ था, बढ़ा था, लेकिन ये आपका वेलफेयर तो था। यहाँ पर भी जीडीपी बढ़ा है लेकिन ये आपका वेलफेयर नहीं होगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर टू पॉपुलराइज योगा अमंग द मासेस। देखो, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है अपना, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा रही है तो वही गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सरकारी अंतिम उपभोग है, बढ़ रहा है सर, वो बढ़ेगा तो आपका एक्सपेंडिचर मेथड में आपका जो जीडीपी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, अब जीडीपी बढ़ने से अब वेलफेयर होगा या नहीं होगा वो देखते हैं। तो योगा अमंग द मासेस, पॉपुलराइज योगा। देखो, आप योगा करोगे तो योगा करने से क्या होगा, आपकी जो फिजिकल है, मेंटल हेल्थ है, वो हेल्थ है फिजिकल और मेंटल हेल्थ, वो क्या होगी, आपकी अच्छी होगी। अगर वो अच्छी होगी तो आपकी एफिशिएंसी, कार्य करने की जो क्षमता है वो क्या होगी, अच्छी होगी। अगर आपकी कार्य करने की एफिशिएंसी अच्छी होगी तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अच्छा काम करोगे, अच्छी इनकम जनरेट करोगे, और यही तो क्या है, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी होता है। यही तो क्या है, वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी है। तो ये आपका वेलफेयर होगा। क्लियर है? तो ये नेशनल इनकम के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड यूनिट जो मनी एंड बैंकिंग है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए।